नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और जानेंगे उत्तर प्रदेश के हाल। और सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट मौजूद हैं। उनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश के ताज़ा हाल और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या हालात हैं वहां के और योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम 11 क्या कुछ रणनीति बना रही है उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से जंग जीतने के लिए। तो भट्ट साहब, सबसे पहले तो ताज़ा हाल जानेंगे आपसे, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है इस वक्त कोरोना की। जी अविनाश, 5619 केस अब तक उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। जी, तकरीबन 3300 केस जो है वो ठीक होकर जा चुके हैं। 2600 के केस आसपास जो है वो एक्टिव केस हैं। जी, 139 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं। जी, ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, आंकड़ों की बात अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, यानी कि पहले उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 100 का था, जी, लेकिन अब आंकड़ा बढ़कर वो 300 के आसपास हो गया है। जी, हर रोज जो है 300 केस हैं। जी, ये चिंता का विषय है और पूरे 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश के वो अपने उसमें ले लिया है, पूरे काबू में कोविड-19। जी, अब सरकार जो है रोज लगातार अपनी टीम 11 के साथ यूपी सीएम बैठक करते हैं, लेकिन आज जो मेन फोकस किया उन्होंने हेल्थ सेक्टर में जो और बेहतर क्या क्या किए जा सके उस पर उन्होंने बल दिया है। सबसे पहले तो बेड बढ़ाने की बात ये हो रही है कि 78,000 बेड अभी तक उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि यूपी सीएम को ये मालूम है कि धीरे धीरे जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तकरीबन 30 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में ट्रेनों और बसों के माध्यम से आ चुके हैं। तो उन मजदूरों के साथ साथ कोरोना भी धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है और उनकी संख्या बढ़ती भी जा रही है। तो वो उसके इलाज के लिए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बाराबंकी में जिस तरह कल 95 मरीज मिल गए, आज बहुत सारे जनपदों में लगातार 10, 15, 20 की संख्या में लगातार मरीज मिले। तो इस दृष्टिकोण में उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा अधिकारियों से कि 1 लाख बेड की आप व्यवस्था करें जी, कि अगर हमारे पास 1 लाख मरीज अगर हो जाते हैं तो हम उनका इलाज कर सकते हैं। तो वो टारगेट उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया है कि 1 लाख मरीजों का इलाज करने के लिए आइसोलेशन बेड बनाए और उसमें सारी व्यवस्था जो ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो और बहुत सारी व्यवस्था जो चुनिंदा अस्पताल। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड लैब की स्थापना हो। जांचें 6,500 के आसपास हर रोज चल रही हैं और अभी भी कभी मुख्यमंत्री को यह लगता है कि ये जांचें अभी कम हैं, तो 10,000 का टारगेट वो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया है कि कम से कम 10,000 जांचें रोज होनी चाहिए। तो वो 10,000 जांचों का टारगेट दिया है, उसको भी बढ़ाने की बात चलिए। और दूसरी उसके साथ साथ जो क्वारंटीन सेंटर हैं जी, उसको 12,000 के आसपास 12,300 लोग अब तक क्वारंटीन हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वारंटीन करके लोगों को जांच की जाए। और उसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी जांचों को किस तरह फोकस करें, यानी कि जो मजदूर आते जा रहे हैं और उनको किस तरह से अच्छी तरह जांच की जाए और फिर उनको जो है अलग चेन में रखा जाए। जो लोग पॉजिटिव हैं उनको अलग रखा जाए, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए, यानी घर जाने दिया जाए और वो हाउस आइसोलेशन रहें, होम में रहें जी। तो ये तमाम चीजों पर आज उन्होंने फोकस किया है जी। एक बात और भी है भट्ट साहब, जैसे कि पूरे देश में अभी इस वक्त आपने भी सुना होगा कि विपक्ष जो है लामबंद हो रहा है और इस लड़ाई में वो किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, उसकी तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के बाद ये तीनों ही दल हैं, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनका क्या रुख है आगे? वो किस तरह से कदम ताल करेंगी सरकार के साथ या अपनी तरफ से उनकी कोई रणनीति है इस वक्त जो है सेवा करने की, लोगों को क्या कुछ वो राहत वो अपनी तरफ से पहुंचा सकते हैं, इसके लिए क्या कोई खाका खींचा है? अविनाश, एक चीज मुझे देखने को मिली है वर्षों बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इसको या तो मानवीय दृष्टिकोण कहा जाए या फिर कहीं न कहीं निश्चित रूप से मजदूरों के लिए मायावती का जो रुख अभी सामने निकल कर आया है जी। पहले तो विधायकों का, अपने जो 19 विधायक हैं उनको, उनकी विधायक नीति कोविड फंड में
डोनेशन देने की बात, फिर सरकार जो काम कर रही है उसको कहीं न कहीं उनके द्वारा समर्थन देने की बात, उसके बाद कहीं न कहीं जिस तरह कांग्रेस पार्टी में अभी बसों को लेकर एक राजनीति शुरू हुई है, 1000 बसों को देने की बात, और यूपी सरकार ने फिर परमिशन नहीं दिया जी। तो उसको लेकर जो है कहीं न कहीं वो भाजपा के साथ सुर में सुर मिलाती नजर आ रही हैं जी। और उन्होंने कांग्रेस को कोसा है कि आप अगर बेहतर होता इसको राजस्थान में अपनी बसों को लगाते, वहां से प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए, तो ज्यादा अच्छा था जी। तो हर कदम पर कहीं न कहीं इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती वो बीजेपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सपोर्ट करती नजर आ रही जी। ये एक नई चीज देखने को मिल रही है आने वाले चुनाव, निश्चित रूप से जी, ये निश्चित रूप से ये मानवीय दृष्टिकोण कहीं न कहीं उनके द्वारा अपनाया जा रहा है, क्योंकि मजदूर बहुत वीकर सेक्शन का व्यक्ति होता है जी। तो उनको लगता है कि उनकी पार्टी का जो बेस है वो वीकर सेक्शन से ही भट्ट साहब, इन्हें मानवीय दृष्टिकोण की तरह से भी देखा जा सकता है और आगामी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 1.5 साल के बाद, उसकी भी कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार होती दिखाई दे रही है कि अब सपा का साथ तो छोड़ ही दिया है उन्होंने, कांग्रेस के साथ हमेशा सपोर्ट करती रही, लेकिन जाए ना जाए क्या रुख बनता है बीएसपी का। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा के प्रति जो उनका एक नरम रुख सामने आया, जैसा आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत में कुछ ना कुछ अंदर खाने पक जरूर रहा है, ऐसा लगता है। नहीं, देखिए ये बिल्कुल साफ है, ये अभी केवल उन मजदूरों के प्रति सहानुभूति है, यानी कि सरकार कोई अगर काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है तो उसमें कहीं न कहीं मायावती ने जिस तरह से कांग्रेस को कोसा है कि भाई आप बसें अपने राज्यों में लगाई होती, तो निश्चित रूप से, और एक आज जो अप्रत्याशित चीज हुई है, बड़ा ही अजीब सा घटनाक्रम हुआ है। बसों जो कोटा से छात्रों को, उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं जो कोटा से में पढ़ते थे, उनको जब लाया गया तो उस पर राजस्थान सरकार ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को एक 36 लाख रुपए का बिल भेजा जी, और उन्होंने कहा है कि आपकी बसों में हमने तेल डलवाए हैं और 70 बसें हमने आपको दी हैं, उसका किराया है जी। तो उस पर भी आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उन्होंने पलटकर वार किया जी, और 36 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के जो रोडवेज यानी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी हैं राजशेखर, उन्होंने उसका भुगतान भी कर दिया जी। तो उससे कहीं न कहीं एक तरह से राजस्थान सरकार की भी छवि जो है थोड़ा सा धूमिल हुई है, क्योंकि आप एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के बच्चों को अपने यहाँ से रिलीज कर रहे हैं उनको और अपनी सुविधा दे रहे हैं, और उसके बदले उत्तर प्रदेश सरकार को 36 लाख का बिल भी पकड़ा रहे हैं, तो ये बड़ा विसंगतियां हैं। और उसको भी लेकर आज कहीं न कहीं मायावती ने कांग्रेस को कोसा है, यानी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कोसा है, उसी तरह मायावती ने भी कोसा है। तो जाहिर सी बात है, अब इस पर भी एक कहा जाए कि कहीं न कहीं मानवीय दृष्टिकोण पर मायावती सरकार के साथ, ये हम इतनी बात कहें। चलिए देखना होगा आने वाले समय में अब ये मानवीय दृष्टिकोण कब तक कायम रहता है मायावती जी का, ये भी देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में क्या कुछ वहाँ की सियासत रंग बदलती है, वो भी देखने वाली बात होगी। कोविड-19 हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि जल्द ही खत्म हो जाए, उसके बाद जो हालात सामान्य होने लगेंगे तब इस मुद्दे को लेकर कौन कौन श्रेय लेता है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ कोविड-19 से जंग जारी है और योगी आदित्यनाथ अपने टीम 11 के साथ लगातार पूरे प्रदेश पर निगाह रखे हुए हैं कि हर हाल में इस जंग को जीता जाए। और जिस तरह से नए मरीज लगातार बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी चिंता का विषय है। लेकिन 1 लाख बिस्तरों की व्यवस्था जिस तरह से उन्होंने करने के निर्देश दिए हैं, 78,000 बेड कोरोना संक्रमित लोगों के लिए उपलब्ध कराने की बात की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो निश्चित ही लड़ाई लंबी है और इस जंग को हर हाल में जीतने की तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो की जा रही हैं वो साफ दिखाई देती हैं। उम्मीद किया जाना चाहिए कि जल्द ही उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना से जो लड़ाई है वो हम जीत सकें और इस संक्रमण को ख़त्म कर सकें, कम कर सकें। लगातार यही कोशिश
की जाना चाहिए, यही कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जाएगी कि जल्द ही इस संकट से हम सब उभर के बाहर आएं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।